आज की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। देखिए, कई दिनों बाद हम अपनी कक्षा को दोबारा से शुरू कर रहे हैं। किसी कारणवश से हम वीडियो पे या किसी अपनी कक्षा पे या अपनी इस काम पे ध्यान नहीं दे पाए थे। चलिए आपसे फिर पुनः स्टार्ट करते हैं, फिर पुनः शुरुआत करते हैं अपने इन शब्द विचार की, जो हमारा टॉपिक चला हुआ था, जो हमारी चर्चा का विषय था। तो हम पढ़ रहे थे कि शब्द विचार क्या होता है। जो हमारा शब्द विचार था वो होता क्या है। तो हम बात किसकी कर रहे थे? हम शब्द विचार की बात कर रहे थे। शब्द विचार के बारे में हमने अपनी चर्चा को शुरुआत में ले रखा था। तो शब्द विचार के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि शब्द निर्माण की कितनी इकाइयाँ होती हैं। तो हमने पढ़ा था कि शब्द निर्माण की 4 इकाइयाँ होती हैं। मैं एक बार पुनः से थोड़ा सा पीछे की दोहराई के साथ ले रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद हम इस विषय को दोबारा दोहरा रहे हैं। लगभग 10-15 दिन के आसपास हो चुके हैं। तो हम एक बार फिर से देखते हैं। तो शब्द निर्माण की हमारी 4 इकाइयाँ थी। कौन सी थी? जो हमारी शब्द निर्माण की 4 इकाइयाँ थी वो थी हमारी संधि, समास, उपसर्ग और हमारा आता है प्रत्यय। जो हमारे ये शब्द आए थे, जो इनके कारण हमें क्या था, नए शब्दों का रूप मिल रहा था, हमें नए शब्द प्राप्त हो रहे थे। लेकिन हमने इसके बाद पढ़ा था शब्द विचार के अंतर्गत, जो हम पढ़ रहे थे, शब्द विचार के अंतर्गत जो आए थे उसके भेदों के बारे में बात कर रहे थे हम। शब्द विचार के अंतर्गत जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमने उसके भेदों के बारे में बात की थी। तो हमने देखा था कि शब्द विचार के जो यानी कि शब्द के भेदों का जो वर्गीकरण किया गया था वो कितने आधार पर किया गया? 4 आधार पर किया गया। तो 4 आधार पर किया। तो पहले कौन सा लिया हमने? पहले लिया हमने उत्पत्ति के आधार पर लिया, या कह सकते हैं हम स्रोत के आधार पर लिया। दूसरा लिया हमने किस आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर, संरचना के आधार पर, रचना के आधार पर कह सकते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा आया क्या? अर्थ के आधार पर। और चौथा आ गया हमारा किसके आधार पर? विकार के आधार पर। शब्द के भेदों का वर्गीकरण हमने कर दिया। तो ये था हमारा शब्द के भेदों का वर्गीकरण। जब हमने शब्द के भेदों का वर्गीकरण किया तो उसमें हमारा क्या हुआ? हमने 4 प्रकार से पढ़ा कि शब्द के भेदों का वर्गीकरण कितने आधार पर हुआ? 4 प्रकार से। अब शब्द के भेदों का वर्गीकरण जब होता है तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि शब्द के भेदों का जो उत्पत्ति के आधार पर हुआ, व्युत्पत्ति के आधार पर हुआ, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर। तो हमने देखा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद निकले हमारे 5। ये हमारे व्युत्पत्ति के आधार पर 3, अर्थ के आधार पर 2 और विकार के आधार पर भी हमारे 2 भेद आए। तो उत्पत्ति के आधार पर हमारे 5 भेद जो थे वो कौन कौन से आए? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, उसके बाद आया आपका देशज और विदेशज, देशज, विदेशज। इसके बाद अंतिम जो इसमें आता है वो आपका आता है संकर शब्द। इसी प्रकार हमने देखा कि व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इसके बाद हमने अर्थ के आधार पर लिया तो सार्थक और निरर्थक शब्द। और विकार के आधार पर जब हम पढ़ने वाले थे तो हमने पढ़ा था कि यह हमारा मुख्य बिंदु रहेगा। विकार के आधार पर जो शब्द के भेदों का वर्गीकरण हुआ था उसमें एक विकार के आधार पर शब्द का भेद आया था। तो हमने कहा था कि यह मुख्य और महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा। तो विकार के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। कौन से हो गए? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ये हमारे 2 प्रकार से हो गए। तो हमने देखिए तत्सम, तद्भव
और हमारा जो देशज विदेशज था इनके ऊपर पूर्ण चर्चा जो थी हम कर चुके थे। इससे आगे इसी प्रकार बिल्कुल रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्दों के बारे में हमने पूर्ण ज्ञान लिया था। हमने आपको इसके बारे में पूर्ण जानकारी दी थी। और जब बात आई हमारी सार्थक और निरर्थक शब्दों के बारे में, तो हमने इसके बारे में भी पूर्ण अर्थ ग्रहण करते हुए सार्थक शब्दों और निरर्थक शब्दों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की थी। तो आज का जो हमारा मुख्य बिंदु रहेगा वो हमारा रहेगा विकार के आधार पर शब्द के भेदों का वर्गीकरण जो हम पढ़ने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं जो हमारा चौथा और महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु रहेगा, हम कह सकते हैं क्या कि विकार के आधार पर कह सकते हैं, रूप परिवर्तन के आधार पर कह सकते हैं, रूप परिवर्तन के आधार पर कह सकते हैं, या बदलाव के आधार पर कह सकते हैं। बदलाव के आधार पर शब्द के भेद। अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम विकार के आधार पर, इसी को हम रूप परिवर्तन के आधार पर कह सकते हैं। बदलाव के आधार पर जो हमारे शब्द के भेद होंगे वो हमने कितने पढ़े? 2 पढ़े। कौन से पढ़े? विकारी शब्द पढ़े और अविकारी शब्द। कौन से लिए? विकारी शब्द लिए हमने और अविकारी शब्द लिए। एक बात तो हम जानते हैं कि विकारी शब्द क्या होते हैं और अविकारी शब्द क्या होते हैं। हमने पढ़ लिया कि विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें परिवर्तन हो जाता है और अविकारी वो होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वो क्या होते हैं? हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य यह होगा कि हम जाने कैसे कि कितने होते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था कि शब्द परिवर्तन की कितनी इकाई है। जिस प्रकार शब्द निर्माण की 4 इकाई होती हैं, उसी प्रकार हमारी शब्द परिवर्तन की कितनी इकाइयाँ होती हैं? 4 इकाई होती हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ शब्द परिवर्तन की इकाई कितनी होती हैं? 4 होती हैं। कौन सी होती हैं? लिंग, वचन, काल और कारक। जब हम शब्द के भेद का वर्गीकरण करते हैं और विकार के आधार पर शब्द का भेद जानते हैं, तो पहला जो होता है हमारा विकारी शब्द और अविकारी शब्द आता है। तो विकारी शब्द की परिभाषा हम यही देते हैं कि जो शब्द लिंग, वचन, काल या कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाता है, जिसमें कोई परिवर्तन आ जाता है, वो शब्द क्या कहलाता है? हमारा क्या कहलाता है भाई? वो हमारा विकारी शब्द कहलाता है। ये तो हमने अच्छे से जान लिया कि क्या होता है, इनके कारण परिवर्तन हो जाता है, लेकिन ये हम नहीं जान पाते कि उनमें परिवर्तन कैसे होता है। देखिए, लिंग के आधार पर सबसे पहले भेद लेते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पे लड़का। अगर लिंग के आधार पर लिया तो हमने क्या हो जाएगा इसका? लड़की। उसी प्रकार हमने शब्द लिया छात्र। लिंग के आधार पर अगर परिवर्तन करते हैं तो क्या आ जाता है? छात्रा। अब बात करें दूसरे पे, जो हमारा क्या आता है? वचन बदलो। वचन बदलो के आधार पर अगर बात करें तो वचन बदलो में इसी का ले लीजिए, लड़का का ले लीजिए या लड़की शब्द का ले लीजिए। तो लड़के का लड़का, लड़के, यानी कि एक लड़का है और उसके अगर वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? लड़के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लड़के। छात्र, छात्रा या छात्रगण, छात्राएं हो जाएंगे। उसी प्रकार जब हमारा आता है काल। काल क्या होता है? हमारा काल होता है बच्चे हमारा जो हमें समय के बारे में बताता है। जो हमारा मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु किसके बारे में लेता है? समय के बारे में लेता है। वो हमें क्या दर्शाता है? काल के बारे में दर्शाता है। जैसे लड़का पढ़ता है, मैंने लिखा लड़का पढ़ता है। जब लड़का पढ़ता है तो ये बात किसकी हो रही है? वर्तमान काल की हो रही है। लेकिन बात करें पढ़ता था तो किसकी हो गई? हमारी भूतकाल की हो गई। किसकी बात हो गई? भूतकाल की। यहाँ भी परिवर्तन हो गया। और मैं कहूँ कि लड़का पढ़ेगा, क्या कहूँ? लड़का पढ़ेगा, तो ये कौन से काल की बात हो गई? भविष्यत काल की या भविष्य काल की हमारी बात यहाँ पर आ गई। इस प्रकार हमारा परिवर्तन कहाँ हो गया? यहाँ पे हमारा काल के आधार पर। लेकिन अब बात करते हैं जो हमारा कारक के आधार पर। देखिए, कारक सबको पता होता है क्या होता है और हमारा काल के बारे में भी पता होता है, लेकिन कारक के कारण परिवर्तन कहाँ होता है वो देखेंगे। देखिए, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि कारक के आधार पर
कारक के आधार पर शब्द परिवर्तन किस प्रकार होता है? शब्द परिवर्तन किस प्रकार होता है? देखिए, कारक के आधार पर। अब देखिए, मैं यहाँ एक वाक्य लिखती हूँ आपके सामने। मोहन ने सोहन को पत्र लिखा। लिखा यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिखा यहाँ पे हो जाएगा बच्चे आपकी क्रिया हो गई। ठीक है। इसके बाद सोहन क्या हो जाता है? आपका कर्म हो जाता है। और कर्ता क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा आपका मोहन। यानी कि मोहन कौन है? काम को करने वाला है। और किसके लिए किया जा रहा है? किसको दिया जा रहा है? सोहन को दिया जा रहा है। ये आपका कर्म हो गया। देखिए, अब हमें पता कैसे चलता है कि यहाँ पे कौन करता है? कर्म के कारक क्या क्या रूप होता है? तो देखिए, हम जानते हैं कि ये भाषा तो हमने जरूर पढ़ी है। कर्ता ने कर्म को करण से, जो ये होती हैं हमारी, ये क्या होती हैं? ये कारक की हमारी विभक्तियाँ होती हैं। क्या होती हैं? विभक्तियाँ होती हैं। विभक्तियों के साथ साथ कह सकते हैं ये इनका चिन्ह होते हैं, या हम इनको कह सकते हैं कि ये परसर्ग भी होते हैं। तो देखिए, जो भी विभक्ति आई है यहाँ पर, जो भी विभक्ति आई है उसके साथ में जो होगा, उससे पहले जो भी हमारा शब्द होगा वो उसी का उदाहरण हो जाएगा, उसी कारक का उदाहरण हो जाएगा, उसी कारक में। तो मोहन यहाँ पे कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। सोहन यहाँ पर कौन सा कारक है? हमारा कर्म कारक है। देखिए, अब यहाँ पे परिवर्तन कैसे होता है बच्चे? ये हमें किताबों में नहीं मिलता, बहुत कम देखने को मिलता है। इसमें देखिए, यहाँ तो लिखा है कि मोहन ने सोहन को पत्र लिखा, लेकिन मैं आगे दिख रही हूँ सोहन ने मोहन को पत्र का जवाब दिया। ये क्या हो गया? अब देखिए, जो हमारा कर्ता था वो क्या बन गया? हमारा कर्म बन चुका है। क्या बन चुका है? हमारा कर्म। और जो हमारा कर्म था वो क्या बन गया? हमारा कर्ता बन गया। तो इस प्रकार हमारा कारक के आधार पर शब्दों में परिवर्तन अच्छे से होता है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कारक के आधार पर शब्द में परिवर्तन किस प्रकार हो सकता है। देखिए, अब बात करते हैं आगे। बात करते हैं बच्चे आगे, क्या बात करते हैं कि जो विकारी शब्द की होती है, विकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, और जो अविकारी शब्द भी होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द यानी कि कौन कौन से शब्दों में परिवर्तन हो सकता है, और अविकारी शब्द इनमें किस किस प्रकार से? तो मैं कहती हूँ कि ये भी 4 होते हैं और ये भी 4 होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? अब देखिए, विकारी में आ जाएगा संज्ञा, सर्वनाम, आगे है हमारा विशेषण, और उसके बाद आता है हमारा क्रिया। इसी प्रकार अब क्रिया है तो ही विकारी शब्द है, और क्रिया विशेषण है तो क्या हो जाएगा? हमारा अविकारी शब्द हो जाएगा। उसके बाद है संबंध बोधक। ये भी किस में आएगा? आपका समुच्चय बोधक। ये भी आपका किस में आएगा? और उसके बाद आता है आपका विस्मयादि बोधक। ये आपके किस में आते हैं? 4। एक अन्य होता है अविकारी शब्द। अन्य कौन सा होता है? निपात भी आपका किस में आता है? अविकारी शब्दों में आता है। इनके ऊपर भी हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो हमारा टॉपिक का विषय रहेगा, ये हमारा संज्ञा शब्द, हमारे सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द, ये हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा, ये हमारा अगली कक्षा का विषय रहेगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके उसको
लाइक करके सब्सक्राइब का बटन अवश्य प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए, ताकि आपको अगली वीडियो जो है, आने वाली जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो आपको तुरंत मिले। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।